हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। बेटा, हमने जो लास्ट 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं इलेक्ट्रोस्टैट के, और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और उसमें जो आपके मल्टीपल चार्जेस के थ्रू किसी भी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसका हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ तक आपकी जो बेसिक से लेके कूलम्ब्स तक की बात है वो इस लेक्चर तक ख़त्म हो चुकी है। मतलब चैप्टर का 25% पोर्शन ख़त्म हो चुका है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आपकी ऑब्जेक्ट पे, जैसे वायर पे, सेमी इन्फिनिटी वायर पे, सर्कुलर रिंग पे, सेमी सर्कल रिंग पे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमें डाइपोल पढ़ना है, डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। उससे पहले मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा, न्यूमेरिकल सीरीज़। आज की क्लास पूरी न्यूमेरिकल सीरीज़ होगी, और उस न्यूमेरिकल सीरीज़ में बेसिक से लेकर के और कूलम्ब्स लॉ तक जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स, उन पे बेस्ड इंपॉर्टेंट बनने वाले न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। वही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बस आपको ये सिखाना है कि कूलम्ब्स लॉ हुआ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हुआ, ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और हमें किस तरीके से उसको कंसीडर करके चलना है। कहीं पर क्या होगा, दो फोर्सेस के बारे में देगा। अब दो फोर्सेस के बारे में देगा तो उनकी कंपैरिजन कैसे करेंगे, दो फोर्स को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, फोर्स देगा तो डिस्टेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इस चीज़ों का कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। और उसके बाद आज की वीडियो के नीचे जितने क्लासेस के अंदर क्वेश्चन कराए जाएंगे 10 to 12 क्वेश्चन, उसके बाद 15 क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी PDF, वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या मेरी इंस्टाग्राम ID पे आपको भेजेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो लेट्स नाउ आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बेसिक से लेके चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आपने बीच बीच में भी क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन की सीरीज आप कर भी चुके थे, तो उससे आगे लेट्स नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका अगर सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले मैं पढ़ता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपके पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है, मतलब दोनों बॉल पे चार्ज इक्वल है और वो दोनों r डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिए गए हैं। तो जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और वो r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए गए हैं तो वो 2 न्यूटन का फोर्स फील करते हैं। ठीक, अब मैंने कुछ टाइम बाद क्या किया, उनकी डिस्टेंस को कम कर दिया, मतलब जो डिस्टेंस दी है उसमें से 0.5 मीटर डिस्टेंस को कम कर दिया, तो उन पे जो फोर्स लगने लगता है वो 18 न्यूटन का लगने लगता है। तो बताइए वो जो आपने डिस्टेंस ली है r, उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू की मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं और क्वेश्चन को देखिए। द सेम मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन देख रहे बहुत आसान, सेम बहुत आसानी से लेके समझना बेटा, कोई भी माइंड पे प्रेशर मत डालना कि क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज आर applied force 2 Newton is separated r distance। पहला स्टेटमेंट यहां खत्म। सो वी हैव द डिस्टेंस is less 0.5 meter to the initially distance, the force of attraction, initially distance, the force applied
द फोर्स अप्लाइड इज 18 न्यूटन. What will be the value of distance r? ये क्वेश्चन मार्क, ये है बेटा पहला बेसिक क्वेश्चन. अब इसको एक बार मैं पढ़ के समझाता हूं. द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज आर अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन इज सेपरेटेड आर डिस्टेंस. सो v डिस्टेंस इज लेस देन 0.5 मीटर टू द इनिशियल डिस्टेंस. द फोर्स अप्लाइड इज 18 न्यूटन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? कहने का मतलब है आपके पास सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, मतलब Q1 इजिकल टू बी क्यू और Q2 इजिकल टू बी क्यू. दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. तो वो जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वो 2 न्यूटन का फोर्स फील करते हैं. अगर अब मैं उसकी डिस्टेंस को 0.5 मीटर कम कर दूं r में से 0.5 मीटर कम करनी है, तो फोर्स फील करते हैं 18 न्यूटन. तो बताइए r की वैल्यू क्या है? समझ में आ गया? तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम. सॉल्यूशन में क्या है बेटा, आपके पास 2 बॉल है इस तरीके से. अब दोनों बॉल इस तरह से कनेक्ट कर दी हैं. पहला ये Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है. दोनों की वैल्यू भी इक्वल है. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं Q1 इजिकल टू Q2. ठीक है, इजिकल टू Q, मतलब Q1 इजिकल टू भी Q है और Q2 इजिकल टू भी Q है. दोनों मैंने R डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिए गए हैं. जब दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या बनेगा? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q और बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर. कहने का मतलब है कि अगर मैं इसे और सॉल्व करूं, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और यहां पे ये जो फोर्स फील हो रहा है इस सिचुएशन में वो हो रहा है 2 न्यूटन का. इसको मैं लिख सकता हूं 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. देन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अगर अब मैंने देखो यहां तक क्लियर कर दिया. सो वी द डिस्टेंस इज लेस देन 0.5 मीटर इन द टू द इनिशियल डिस्टेंस. अगर इनिशियल डिस्टेंस में से 0.5 मीटर कम कर दूं, मतलब r में से 0.5 मीटर कम कर दूं, तो मतलब अब जो नई सिचुएशन बनेगी इस बॉल सिस्टम की इस तरीके से बनेगी कि अब भी चार्ज जो है Q1 इजिकल टू Q रहेगा और अब भी चार्ज मेरा Q2 इजिकल टू Q रहेगा, पर डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस 0.5. मैंने क्योंकि 0.5 मीटर को कम कर दिया. तब भी फोर्स फील करेगा. तब फोर्स फील करेगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, तो Q स्क्वायर r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर. तो इस वाली सिचुएशन में जो फोर्स फील करते हैं बेटा ये सभी, वो फिर फोर्स फील करते हैं कितने न्यूटन का? वो फोर्स फील करते हैं 18 न्यूटन का. अब की बार तो यानी कि 18 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. यानी कि 2 इक्वेशन आपकी तैयार हो चुकी हैं. देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कैन बी डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मतलब आप इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पे देखेंगे 18 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन, ध्यान से समझना, अपॉन कितना 9 यानी कि 2 न्यूटन. 2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल खत्म. मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये 2 से 18 चला जाएगा कितनी बार? 9 बार. तो कितना बचा? 9 इजिकल टू, अब ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 9r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 9r स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर.
अब ये इस तरफ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो बेटा अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 9 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, आर माइनस 0.5, तो यानी कि ये वैल्यू होगी 3 अंडर रूट 9 का 3 आर अपॉन आर माइनस 0.5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3r माइनस 3 इंटू 0.5 इजिकल टू आर, बिल्कुल सही बात है। तो 3r माइनस 0.5 की 3 टाइम करेंगे तो 1.5 इजिकल टू आर। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 3r को इधर लेके आऊंगा तो माइनस में, और ये जाएगा तो प्लस में, तो r को इधर लेके आऊंगा माइनस में, 3r माइनस r इजिकल टू 1.5, यानी कि कितना हो गया 2r इजिकल टू 1.5 और r इजिकल टू 1.5 अपॉन 2, इसका मतलब कितना आ गया 0.75 मीटर, 0.75 मीटर, यानी कि इस r की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 0.75 मीटर। मतलब जिस टाइम जो ये चार्ज बॉल सिस्टम है ये हमारा क्या, जब 18 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने लगेगा या 18 न्यूटन का फोर्स फील करने लगेगा, उस टाइम पे वहां सेपरेटेड आर की डिस्टेंस जो होगी 0.75 मीटर आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये जो हमने आर की वैल्यू इवैल्यूएट करी है, ये आर की वैल्यू हमें चार्ज सिस्टम के बीच में कितना होना चाहिए 0.75 मीटर। पहली एप्लीकेशन है कूलम्ब्स लॉ को इस तरह से अप्लाई करने की। कुछ बात समझ में आई? इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन आपको दी गई होंगी, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां तक बता दीजिए अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो इस तरीके से कर सकते हैं दोनों सिचुएशन को बना करके। कंपैरिजन में आपको पता है डिवाइड ही किया जाता है किसी भी चीज को जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया, उसने बोला कि आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, एक चार्ज है आपके पास कैपिटल क्यू, और उस क्यू को हम किस टाइप से डिवाइड करें कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स आ जाए वो फोर्स मैक्सिमम आ जाए, वो फोर्स मैक्सिमम आ जाए, वो चीज हमें सोचना है बस ये बात। तो उस हमें क्यू की वैल्यू बता दीजिए, वो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मतलब आपके पास एक सीधी सी बात बताऊं, आपके पास यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चार्ज बॉल है, एक आपके पास इस तरह से चार्ज बॉल है और इस चार्ज बॉल के अंदर जो है कैपिटल चार्ज इस क्यू है। उसने बोला इस क्यू को किस प्रकार से डिवाइड करूं दो बॉल के अंदर कि लगने वाला फोर्स मैक्सिमम आ जाए। तो सपोज करो मेरे पास अभी जो है टोटल जो क्यूनेट चार्ज है वो मैंने मान लिया वो क्यूनेट चार्ज है क्यू। अब इसको मैं दो बॉल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, फर्स्ट बॉल मेरी ये रही और सेकंड बॉल मेरी ये रही। तो फर्स्ट बॉल के अंदर क्यू को डिवाइड किया तो ये चला गया मेरा क्यू, मैंने स्मॉल क्यू मान लिया। जब कैपिटल क्यू में से क्यू तो इसने ले लिया तो इस वाली बॉल पे कितना बचा, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। अब यानी कि मुझे दो चार्ज पता चल गए कि पहला मैंने मान लिया Q1 इज इक्वल टू क्यू और Q2 इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू। अब दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में आप Q1 Q2 की वैल्यू रख दीजिए जो मैंने अभी डिफरेंशिएट करके लाया हूं। तो यानी कि F इज इक्वल टू यहां पे लगा लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह रखूंगा Q और Q2 की जगह रखूंगा Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। बात क्लियर? अब ये वाली चीज, अब हमें क्या चाहिए बेटा, फोर्स मैक्सिमम चाहिए, यानी कि जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो फोर्स मैक्सिमम करने के लिए आपके पास चार्ज भी तो मैक्सिमम होना चाहिए, जब भी तो उनका मल्टीपल मैक्सिमम फोर्स निकालेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में आ रहे हैं। तो यानी कि फोर्स मैक्सिमम के लिए आपके पास चार्ज भी मैक्सिमम चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो चार्ज मैक्सिमम होगा तो हम इस वाले इंटीग्रल मल्टीपल को छोड़ देंगे और F यहां पे कर देंगे आप F मैक्सिमम इज इसके अंदर 0।
तो आपके पास क्या टर्म बची, आपके पास टर्म बची Q इंटू क्यू माइनस क्यू। अब मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएट। हमको डिफरेंशिएशन करना आता है तो यहां कर सकते हैं हम डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू, है ना। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्यू, यहां पे कितना क्यू माइनस क्यू। अब दोनों की अलग अलग लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने पर अगर हम देखें यहां पे 0 to 1 तो क्यू, यहां पे क्यू हो गया, और अगले की लिमिट अगर रखेंगे 0 से 1 तो क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इवैल्यूएट करेंगे तो यहां पे रखेंगे हम क्यू इंटू 1 माइनस क्यू इंटू 0, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस वाली को रखेंगे तो क्यू माइनस क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना बचा, क्यू माइनस 0 प्लस क्यू माइनस क्यू। इस तरीके से इस क्यू को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 2q इज इक्वल टू क्यू, और इससे क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू अपॉन 2। यानी कि ये जो आपने क्यू यहां पे डिफरेंशिएट किया है, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए इस वाले चार्ज के हाफ होनी चाहिए। मतलब जब हम दो बॉल चार्ज को बिल्कुल इक्वली हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, अगर टोटल चार्ज हमारे पास 10 कूलाम है, फर्स्ट बॉल पे 5 कूलाम आ गया, सेकंड बॉल पे 5 कूलाम आ गया, तो वहां पर जाकर के क्या होगा, आपका फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होगा। मतलब डिफरेंशिएट करके आप इसने लिमिट रखी, लिमिट रखने के बाद सीधा आपकी वैल्यू आ गई कि देखा आपने, जब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q1 माइनस Q0 इज इक्वल टू Q माइनस Q इज इक्वल टू 0, यानी कि Q माइनस 0 प्लस Q माइनस Q, यानी कि 2Q, उस Q को इधर लेके आए तो 2Q इज इक्वल टू Q और Q इज इक्वल टू Q बाई 2। मतलब जो आपने स्मॉल Q लिया है वो स्मॉल Q है, कैपिटल Q का हाफ हो जाना चाहिए। तो न्यूमेरिकल सीरीज के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप ये कूलाम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, फटाफट आप इसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 किस बेस पर है, उसने बोला एक, आप सबसे पहले एक उसने कांस्टेंट दिया है, आपको कुछ नहीं दिया, एक कांस्टेंट दिया है जिसकी वैल्यू है ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट जी एम स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट कैपिटल जी एम स्क्वायर। ठीक, सिर्फ ये एक क्या है, आपको कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब ये आपके पास कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, आप वो भी आप जान रहे हैं कि जहां पर जो E है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, M जो है वो इलेक्ट्रॉनों का मास है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस चीज का ध्यान रख लेना। यानी कि E जो है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोले, E जो है, क्वेश्चन यही है आपका, है चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मेरे सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी। वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो G है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो मास है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले मुझे ये बताना है कि जब ये सारी चीज आपको दे दी तो बताइए इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन निकालने हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट जी एम स्क्वायर,
इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना पता है E जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो है मास ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब इसमें एक बात देखिए आप थोड़ा सा, सबसे पहले अगर मैं निकालने चलूं, E जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है और चार्ज की डायमेंशन तो होती है Q इजिकल टू I इंटू टी, तो यानी कि चार्ज की डायमेंशन होती है 80, चार्ज की डायमेंशन 80, चार्ज की डायमेंशन 80 है और E एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो मैं E की जगह जो है Q की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि वेयर Q इज चार्ज और Q की डायमेंशन 80 है, इसका मतलब E इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो E की जगह मैं 80 की वैल्यू पुट कर दूंगा। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपने निकाली होगी F इजिकल टू किसके अकॉर्डिंग, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे मैंने निकाला था एफ आर स्क्वायर इजिकल टू के क्यू स्क्वायर, तो मैंने अगर K निकाला था तो K निकाला था आपने एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर? जहां पे F जो है फोर्स की डायमेंशन होती थी MLT-2, डिस्टेंस की डायमेंशन होती थी L स्क्वायर, चार्ज की डायमेंशन हो गई A स्क्वायर T स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से निकल करके आ गई। तो इसे सॉल्व करता था मैं, तो इसे सॉल्व करने पे आता था ML क्यूब T की पावर -4 A की पावर -2, यही आता था। पर मुझे किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की। तो K जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स होता है, यानी कि K इजिकल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाओ तो एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1 अपॉन K, मतलब आप डायमेंशन को भी उल्टा कर सकते हैं। तो आपने एप्सिलॉन नॉट की जगह आपने रख दिया 1 अपॉन K, K की डायमेंशन कितनी रखी, ML क्यूब T की पावर -4 और A की पावर -2। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इसमें कितना आ जाएगा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2, A की पावर 2। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, ये वैल्यू यहां पे पुट हो जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, इसी तरीके से निकलेगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आप निकालोगे F इजिकल टू G M1 M2, मतलब M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ऊपर की डायमेंशन तो अब भी निकालने के लिए एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर G M स्क्वायर। तो G को ऐसे ही रखेंगे, G इजिकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। थोड़ा न्यूमेरिकल स्पीड से करें तो कैपिटल G इजिकल टू फोर्स की डायमेंशन MLT-2, इधर R डिस्टेंस L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर आ जाएगा ML क्यूब T-2 अपॉन M स्क्वायर। तो एक M से M कैंसिल, नीचे एक M बचा तो इसकी पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी, यानी कि M की पावर -1, L की पावर क्यूब और T की पावर -2। बात क्लियर? तो G की वैल्यू यहां पे आ गई, G की वैल्यू यहां पर आ गई। और M का तो आपको पता है डायमेंशन मास की M ही होती है। सारी की सारी क्या करें, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो आपको चार्ज की डायमेंशन 80 पता चल गई, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन M-1, L की पावर -3, T की पावर माइनस था ऊपर चला के 4 हो जाएगा प्लस में, और A की पावर -2 थी तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो M-1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। उसके बाद मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की M-1, L क्यूब T-2 इस तरीके से सॉल्व करके निकाल ली। अब बस सीधा मास की डायमेंशन आपको मास पता है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो फॉर्मूला है हमारा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर, यानी कि अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या रखना है, डायमेंशन को सॉल्व करना होगा फटाफट। मतलब E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर। अब चार्ज की वैल्यू ऊपर रखते हैं बेटा, देखो चार्ज की वैल्यू तो 80, मतलब 80 का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो आपने निकाला है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करता हूं, देखिए आपके सामने M-1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। अगर G की वैल्यू बात करता हूं, इधर देखिए G की वैल्यू बात करूं तो G की वैल्यू भी रखेंगे, तो G की वैल्यू कितना आ जाएगा, M-1, L की पावर क्यूब T की पावर -2। इस तरीके से आपकी ये डायमेंशन निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखें सबसे पहले अब मास का स्क्वायर, तो यानी कि मास का M स्क्वायर।
तो ऊपर दिख रहा है मुझे, मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m माइनस वन यानी कि m की पावर -2, देन l की पावर -3 और l की पावर 3 यानी कि l की पावर -3 इंटू l की पावर 3, देन t की पावर 4, देन t की पावर -2 और इधर बचा m स्क्वायर। तो पहले देखिए ये माइनस की पावर है, ये प्लस की पावर है, तो आपस में कैंसिल आउट। l की पावर -3, l की पावर +3, पावर कैंसिल आउट। अब देखना यहां पे t की पावर 4 और ये t की पावर -2, तो इसका मतलब सपोज करो एक बार अगर मैं t की पावर -2 को ऊपर ले जाऊं तो t की पावर +2 होगा कि नहीं होगा। सपोज करो मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं तो t की पावर 2 हो जाएगा प्लस में, t की पावर 2, t की पावर 2, t की पावर 4 और t की पावर 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, अब बचा आपके पास क्या, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि यहां पे तो कोई भी डायमेंशन क्वांटिटी नहीं बची। जब इसमें कोई भी डायमेंशन क्वांटिटी नहीं बची इसका मतलब ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट जी एम स्क्वायर क्या है, एक हमारी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी कि इट इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी या इट हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। आई बात समझ में, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्ग मेथड के थ्रू, पर लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिसे हम निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक निकालने का मतलब ध्यान से समझना, मैं आपसे बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक में आप इसका 2 सेकंड के अंदर बता देंगे कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसे, लेट्स नाउ देखिए। आपने सबसे पहले आप जब 9th क्लास में पढ़ के आए थे, 11th क्लास में पढ़ के आए थे, तो आपको 11th क्लास के 8th चैप्टर में और 9th क्लास के 11th चैप्टर में ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ाया होगा। चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बात क्लियर है, यही होता था। और यानी कि इसको हम इतने, अगर मैं मान लूं कि मेरा m1 और इक्वल टू हो जाएगा m2 के, तो इसका मतलब हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू में ये भी लिख सकता हूं बेटा जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसके बाद अगर मैं देखूं मेरे पास अगर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हो जाता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और यहां पे आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन दोनों फोर्स की कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों फोर्स की कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान से समझ लेना। इन दोनों फोर्स की कंपैरिजन करके देखूं तो मेरे पास आ गया एफ जी इजिकल, अगर मैं इन दोनों को यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड कैन बी डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने पे यहां पे निकल करके आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। भाई R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है ना। तो बचा ही क्या, बचा आपका के Q1 Q2 अपॉन जी एम स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, यही बचा आपका, यही बचा, ठीक है, ये बचा। और यानी कि इसका मतलब मैं लेके चल रहा हूं एफ ई अपॉन एफ जी इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन जी एम स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल। अब मैं जानता हूं के इजिकल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं रख सकता हूं एफ ई अपॉन एफ जी इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना, जी एम स्क्वायर। भाई 1 अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, तो कितना बचा, एफ ई अपॉन एफ जी इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जी एम स्क्वायर।
और बाबूजी मैंने मान लिया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू E, मैं मान के चला, मैंने अज्यूम करा, तो कितना आ गया FE अपॉन FG इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर। जरा इस फॉर्मूले की इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करना, जरा मैं कहां से ले आया उसे, कि FE अपॉन FG इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर। इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन करने से आई है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन नहीं, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है आप निकाल रहे हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स तो चाहे कैसा भी है, चाहे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, उसकी डायमेंशन कितनी रहेगी MLT-2। तो M से M कैंसिल, L से L कैंसिल, T-2 से T-2 कैंसिल, इसका मतलब 0। देन द रेशियो ऑफ द E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट GM स्क्वायर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ इसे नोट्स कीजिए फटाफट। हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि प्रिंसिपल क्वेश्चन जो चलेंगे वो चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि जो क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस्ड पे रहते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। यानी कि एक टॉपिक मैंने कल डिस्कस किया था और उसमें निकाला था कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल चार्जेस के थ्रू कैसे फोर्स अप्लाई करना है और उसका नेट फोर्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक चीज आती है, आपको देखना है कि मैंने बताया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकालना है तो आपको सारा फोर्स फटाफट क्या कर देना है, जितने भी चार्जेस के थ्रू फोर्स लगाया जा रहा है सबको ऐड कर देना है। सपोज करो मेरे पास n चार्जेस हैं तो n चार्जेस के थ्रू लगने वाला फोर्स Fn हो जाएगा। बात क्लियर। अगर मैं तीसरी इसकी बात करूं, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर 0 डिग्री पे है तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, अगर 45 डिग्री पे है तो F नेट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू F, अगर 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट 2F, 120 डिग्री पे तो है F नेट इज इक्वल टू F, अगर 180 डिग्री पे है तो F1 माइनस F2। अब हम उसी को क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए सोचते हैं कि कैसे फोर्स उस पर लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। कैलकुलेट द फोर्स एट सेंटर पार्ट ऑफ हेक्सागोनल। इस तरह से, मतलब आपके पास एक हेक्सागोन जैसी स्ट्रक्चर आपको दे दी जाएगी इस तरीके से, ये रही इस तरीके से। अब इसमें क्या है, हेक्सागोनल में इस पॉइंट को A, B, C, D, E और F इस तरीके से पॉइंट कंसीडर किए। मैंने माना A1 पे प्लस क्यू चार्ज है, B पर भी प्लस क्यू चार्ज है, C पर भी प्लस क्यू चार्ज है, पर D पर माइनस क्यू चार्ज है, E पर माइनस क्यू चार्ज है और F पर माइनस क्यू चार्ज है। तो बताओ जब हर एक पॉइंट पे A, B, C, D, E, F सब पे चार्जेस हैं, तो बताइए इन चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। मुझे सेंटर पॉइंट O पे फोर्स निकालना है। तो सेंटर पॉइंट O पे फोर्स लगाना है तो सबसे पहले A का सेंटर इस तरीके से लगाओ, B का सेंटर इस तरीके से लगाओ, C का सेंटर इस तरीके से लगाओ, D का सेंटर इस तरीके से लगाओ, E का सेंटर इस तरीके से लगाओ, F का सेंटर इस तरीके से लगाओ, सबको कंबाइन करो। सपोज करो ये यहां से R डिस्टेंस पे है तो ये भी क्या है, R डिस्टेंस पे ही है, सेम डिस्टेंस मान के चलनी है आपको। ये भी R डिस्टेंस पे है, ये भी, सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो A पर पॉजिटिव चार्ज है, A पर पॉजिटिव चार्ज है, A के सामने पॉइंट आ रहा है D। ठीक है, अब A पॉजिटिव चार्ज है, D नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि आपस में कैसे करेंगे,
अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। मैंने इधर लगा लिया F1, ठीक है ना, और इसने लगा लिया इधर FD, यानी कि FD वाला पॉइंट मैंने 4 मान लिया, F4, ठीक है। B पॉजिटिव चार्ज है तो B ने इस डायरेक्शन में लगाया, यानी कि कितना, F2। यहां भी कितना है, F5 है। ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है F6, ये वाला फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ F3। तो अब देखा मैंने इस डायग्राम के अंदर मैंने ये देखा कि जब सारे के सारे चार्ज क्वांटिटी इक्वल है, सबकी डिस्टेंस इक्वल है, तो सबके थ्रू लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। सबके थ्रू लगने वाला फोर्स भी इक्वल होगा। जब सबके थ्रू इक्वल लगने वाला फोर्स भी इक्वल होगा तो अब देखिए कि जो F1 फोर्स है वो F फोर्स के डायरेक्शन में, जो F1 है वो F फोर्स के अपोजिट है, एक दूसरे के 180 डिग्री पे है। जब एक दूसरे के 180 डिग्री पे है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब F3 F6 एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, F3 और F6 एक दूसरे से अपोजिट है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम चार्ज है, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से F3 और F2 भी क्या करेंगे, एक दूसरे को इजीली कैंसिल आउट करेंगे। तो यानी कि सारे के सारे जो चार्ज हैं जिनके थ्रू फोर्स लगाया गया था वो उसने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। और एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए वहां पे नेट फोर्स कितना बना लिया, नेट फोर्स 0। यानी कि इसके सेंटर में कितना फोर्स आ जाएगा, इसके यानी कि F सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल इज 0। यानी कि हेक्सागोनल के इस सेंटर पार्ट पे जो फोर्स लगेगा वो आपका 0 लगेगा। ये इसका बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर, समझ में आया। ये इसका जो था ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था इसके अंदर, ठीक है। यानी कि हेक्सागोनल पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये इस तरह से हम न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास क्या दे देगा, सपोज करो यहां पे मेरे पास इस तरीके से एक, तो यहां पे इसका ए बॉक्स है, ए सेंटर पार्ट बी और थर्ड पार्ट सी, उसके बाद डी। ए पार्ट पे सपोज करो मैंने क्यू चार्ज ले लिया, बी पे भी क्यू चार्ज ले लिया, सी पे भी क्यू चार्ज ले लिया और डी पे भी क्यू चार्ज ले लिया। सभी पॉइंटेज पे चार्ज रखे हुए हैं। ए से बी तक की डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, बी से सी तक की डिस्टेंस को भी मैंने x मान लिया, और डी से सी तक की डिस्टेंस को भी मैंने x मान लिया, और डी से ए तक की डिस्टेंस को भी मैंने x मान लिया। ये सारा डायग्राम मुझे दे दिया और पूछ लिया फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी। तो यहां पर फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी, के बी पॉइंट पर कितना फोर्स होगा। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी। बहुत आसान तरीका है। किस तरीके से, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके कि चार्ज का नेचर कैसा है। तो मेरे पास इसमें कोई भी साइन इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसका मतलब सारे चार्ज मेरे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, सी बी पे भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। और मुझे नेट फोर्स निकालना है बी पर। तो बी पे कौन कौन से चार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, बी पर ए भी अप्लाई करेगा, बी पर सी भी अप्लाई करेगा और बी पर डी भी अप्लाई करेगा। तीनों जो करेंगे अपने फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सपोज कर जब ए पे भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब बी पे जो ए फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव नेचर का लगेगा। यानी कि मैंने इसे दूर की तरफ लगा लिया, एफ ए फोर्स, बिल्कुल सही बात, लगा लिया। उसके बाद बी पे सी भी लगाएगा, बी पे सी भी लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा बेटा। और रिपल्सिव नेचर का फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा, मैंने मान लिया एफ सी, एफ सी। डी की बात अभी छोड़ दो, डी की बात अभी छोड़ो। तो मुझे दिख रहा है कि एफ ए भी ए ने लगाया एफ ए फोर्स, एफ सी ने लगाया सी फोर्स। दोनों फोर्स जो होंगे वो क्वांटिटी में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज भी सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। मतलब एफ ए और एफ सी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये हो सकता है एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ, क्योंकि चार्ज भी सेम है और दोनों की सेंटर से जहां पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं वहां से डिस्टेंस भी सेम है।
क्लियर। अब मुझे देखना है कि FA और FC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। FA और FC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में नेट फोर्स मेरा इधर की तरफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने उसको मान लिया Fnet1। क्या मान लिया? Fnet1। और आपको ये कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। तो शायद मैंने कल ही बताया था कि जब दो फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आता है वो नेट रिजल्टेंट फोर्स Fnet इज इक्वल टू आएगा √2F। शाबाश बेटा, कितना आएगा? √2F। मतलब इस Fnet की वैल्यू आ जाएगी √2F। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये मान लो आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि बी की भी बात, बी पर ए की बात खत्म, बी पर सी की बात खत्म, अब बी पर रहेगी डी की बात। ठीक है, बहुत आसान है बेटा। अब डी जो है, डी पे भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और बी पे भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक दूसरे को इस तरीके से रिपल्स करेंगे। और रिपल्स करने के बाद जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आउटसाइड ही जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इस फोर्स को मैंने मान लिया FD फोर्स। इस फोर्स को क्या मान लिया मैंने? FD फोर्स। अब इसका मतलब FD की वैल्यू क्या हो सकती है अकेले की? FD की वैल्यू बेटा आपको निकालनी पड़ेगी, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे FD के निकालने की बात करूं तो FD मुझे दिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। D पे है Q1 इस पे चार्ज और B पर भी Q चार्ज। अब बात आई डिस्टेंस की R²। ये R² क्या लेंगे हम? तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जहां जहां मैंने इसे निशान लगाए हैं। ये बीच की डिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल, ये डिस्टेंस जो निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने मानी है R। ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है DAB। तो राइट एंगल ट्राइंगल DAB के अंदर क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस R इज इक्वल टू अंडर रूट किसका? AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB की डिस्टेंस कितनी है? X। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? √X का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर डिस्टेंस, यानी कि कितना हो गया? √2X। √2X हो गया। तो वैल्यू रखिए FD इज इक्वल टू, तो FD इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2X का स्क्वायर, √2X का स्क्वायर। तो FD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? FD इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2X स्क्वायर। बाबूजी इतना फोर्स आ जाएगा कितने पर? D जो B पे अप्लाई करेगा। बस इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आप में कुछ नहीं है, सीधा देखो 90 वाला तो मैंने डायरेक्ट ही निकाल रखा है। अब ये वाला बेटा अगर मैं चाहूं तो इसको देखो, मैंने D से B पे कनेक्ट किया है, तो बीच में जो ये डिस्टेंस निकलेगी तो यहाँ पे एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल DAB या BAD, तो उसमें जो मेरा बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये बीच की डिस्टेंस क्या इस ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर जो भी है निकाला, तो X² प्लस X², यानी कि R इज इक्वल टू √2X, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू रख दी। तो FD निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2X²। अब यहां ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट यहां लगाएंगे हम कि मेरा FD और Fnet दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। मेरा FD और Fnet1 दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल है तो बेटा 0 डिग्री के एंगल पर है। एक दूसरे के पैरेलल है तो 0 डिग्री के एंगल पर है। तो 0 डिग्री के एंगल पे अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो Fnet इज इक्वल टू Fnet1
Fnet1 प्लस FD, यही होता है, क्योंकि जब दो फोर्स एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो Fnet में मेरा निकल के आया √2f, f की जगह लगा सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर, क्योंकि R की जगह तो X है बेटा, प्लस FD में निकाल दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2X स्क्वायर। तो दिमाग लगाओ बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर X स्क्वायर, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे कॉमन ले लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2। अब यानी कि ध्यान से समझना, यहाँ ये वाली चीज में क्या F के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर। मैंने R स्क्वायर की जगह X स्क्वायर ले लिया, तो ये F के इक्वल है कि नहीं है? यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं बेटा √2 प्लस 1/2 इंटू F। ले बेटा, ये आ गया नेट फोर्स। चिंता मत कीजिए, इसके बेस्ड पर मैं बहुत अच्छे नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन लग रहा होगा। इसमें बहुत आसान है, पहले जो जिस पॉइंट पे मुझे फोर्स निकालना है ना, उस पे मैं देखूं कि किस किस पॉइंट से हम लगा सकते हैं। बी पे ए से लगाया तो सीधा लग गया एफ ए के इक्वल, सी से लगाया एफ सी, तो पहले इनको ही देखा, एफ ए और एफ सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं बेटा, वहां पे फोर्स एफ नेट = √2f लग जाता है। ठीक है, वो मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने डी से लगा दिया, डी से लगा दिया तो डी से मेरी कैलकुलेशन इस तरीके से निकल के आई, क्योंकि डी में मैंने देखा कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके डिस्टेंस निकालनी पड़ रही है, एफ डी। फिर मैंने देखा मेरा Fnet1 और एफ डी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब पैरेलल हैं, दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। से हाउ, जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो Fnet = Fnet1 प्लस एफ डी। तो Fnet की जगह मैंने वहां वैल्यू पुट करी कि √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर, FD की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2X स्क्वायर। तो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, √2 प्लस 1/2। और हम कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी, जब दो चार्ज किसी भी फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर होता है, मतलब ये F के इक्वल है। यानी कि इसको लिख सकते हैं √2 प्लस 1/2, यानी कि 1/2 इंटू F। यानी कि फाइनली इस पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1/2 इंटू F। अगर आप इसे इस तरीके से नहीं करेंगे, अगर उस वाले तरीके से ले, लॉन्ग मेथड से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने में आप गलती कर देंगे। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी यहाँ पे इस तरीके से, और इसी में देखो, अगर इस शॉर्ट ट्रिक से करके चलोगे तो आपको मार्क्स भी पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये शॉर्ट फॉर्म है, और आपका कैलकुलेट होकर के आंसर भी जो आ रहा है वो बिल्कुल फिक्स आ रहा है। आई होप आज की न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इससे कि कूलाम बेस्ड के आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां पे वो क्वेश्चन अप्लाई कर दिए जाएंगे, और जब वो क्वेश्चन आप सोल्व करें और उन क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। माई इंस्टाग्राम ID vishalbana38 या बाना विश्वल के नाम से है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी गई है। उसके बाद अब जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत फ्रेश टॉपिक है, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं दोबारा से उन्हें देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लास्ट 15 मिनट में मैं 2 क्वेश्चन जरूर लूंगा न्यूमेरिकल सीरीज के। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज के 2 क्वेश्चन जरूर लूंगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया अगर उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे ना तो मोर बेनिफिशियल होंगे। थ्योरी पढ़ लोगे, थ्योरी समझ लोगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कूलाम्स लॉ एक्सप्लेन कर दिया, वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दिया, चार्जिंग के बारे में बता दिया, मेथड ऑफ चार्जिंग, बट लेकिन जब तक उन्हें हम एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप फिजिक्स नहीं कर सकते। आज का टाइम अगर मैं चाहता तो आज की क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्ट हो सकती थी, बट मैंने नहीं, कि जितना मैंने 25% एक चैप्टर का कंजप्शन पढ़ा दिया है, मैं उसका सबसे पहले न्यूमेरिकल सीरीज क्लास तैयार करता हूं। 5 क्वेश्चन पहले हो चुके थे, 5 से 5 क्वेश्चन अब हो चुके हैं।
यानी कि 10 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन की शीट आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थैंक यू बेटा।